हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। में ये कहानी का भाग 14वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अभिनय ने दोबारा कहा, लेकिन हम तो वो कीमती चीज़ तुमसे छीनने ही आए हैं अक्षराज। ये कहते हुए अभिनय के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से डार्क हो गए और ये सुनते ही अक्षराज के हाथों की मुट्ठी कस गई। उसकी माथे की नसें दिखाई देने लगी और अगले ही पल वो अभिनय के कॉलर को अपनी मुट्ठी में भरकर बोला, अगर उसकी तरफ आँख उठाकर भी देखा तो अभी यहीं गाड़ देंगे तुमको। एक झिझक भी नहीं आएगी हमारे मन में। अक्षराज के ये कहते ही अभिनय की आंखें भी गुस्से से लाल हो गई और उसने अपनी जेब से बंदूक निकाली और अक्षराज के सर पर पॉइंट करते हुए कहा, तो हमने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं जान, हम भी ले सकते हैं तुम्हारी। अक्षराज ठाकुर दोनों एक दूसरे को अपनी लाल आंखों से ही घूर रहे थे कि तभी अनय को अपनी चेस्ट पर किसी के नर्म हाथ महसूस हुए और वो अगले ही पल अक्षराज से एक झटके में दूर हो गया। अभिनय अभी कुछ समझ पाता कि उसे एक प्यारी सी आवाज़ आई, अक्ष क्या आप ठीक हैं? आपको कहीं लगी तो नहीं? अभिनय जो लगभग अपनी कार की बोनट तक पहुंच चुका था, उसने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो उसके सामने धीती अक्षराज के चेहरे को अपने हाथों में थामे हुए खड़ी थी। ये देखते ही अभिनय के हाथों की मुट्ठी कस गई। उसकी नज़र धृति के चेहरे पर थी और उसने धीरे से कहा, धृति। अभिनय का चेहरा पूरी तरह से डार्क हो चुका था। उसकी आंखें एकटक कृति के चेहरे पर टिकी हुई थी। वो पूरे 1 महीने बाद कृति को देख रहा था अपनी आंखों के सामने। कृति का अक्षराज को ऐसे सुना, उसे प्यार भरी आंखों से देखना, उसके चेहरे को प्यार से अपने हाथों में लेना, ये काफ़ी था अभिनय का दिल में आग लगाने के लिए। वहीं अक्षराज ने अपनी नज़रें कृति के ऊपर डाली और उसे अपने पीछे करते हुए बोला, हाँ हम ठीक है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो अक्षराज ठाकुर को एक खरोच भी दे सके। इसलिए तुम वापस कार में बैठो, हम बस अभी आ रहे हैं। पर अक्ष, वो कृति ने ये कहते हुए अक्षराज के हाथों को कसकर पकड़ लिया। वो शख्स जो भी था, उसने उसके ऊपर बंदूक तानी हुई थी। वो कैसे चुप रह सकती थी? उसकी लाइफ में बस अब एक अक्षराज ही तो था जो उसके बिना वो एक पल जीने की सोच भी नहीं सकती थी। वो कुछ नहीं करेगा। हम कह रहे हैं कृति, तुम जाओ और जाकर अंदर बैठो, हम बस अभी 2 मिनट के अंदर कार में आते हैं। ये कहते हुए अक्षराज ने दीति के गालों को प्यार से टैप किया। दीति ने एक नज़र अभिनय को देखने की कोशिश की, लेकिन अक्षराज के सामने होने की वजह से वो उसे देख नहीं पाई। वो वापस कार की तरफ मुड़ गई। दीति के जाते ही अक्षराज वापस से अभिनय के ऊपर की तरफ घूमते हुए उसे ऊपर से नीचे देखने लगा। अभिनय अभी भी बोनट से चिपका हुआ था। ये देखते हुए अक्षराज के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने अभिनय के पास आते हुए कहा, हमारी बीवी को कम आंकने की गलती मत करना। उसके अंदर वो आग है जो तुमको अंदर तक जलाकर राख कर देगी। अभिनय चुपचाप अक्षराज की बात सुन रहा था। अक्षराज अब बिल्कुल अभिनय के सामने आ चुका था। उसने अपने हाथों को अभिनय के कॉलर की तरफ बढ़ा दिया और उसके कॉलर पर आए सिलवटों को ठीक करते हुए आगे बोला, दूर रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना अक्षराज ठाकुर का वो रूप देखोगे कि तुम्हारी रूह शरीर तक छोड़ देगी। ये कहते हुए अक्षराज के चेहरे पर डेंजरस स्माइल थी और अगर वो ये बात बोल रहा है तो वो सच में ये कर सकता है। उसके लिए उसे कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं थी। इतना कहने के बाद अक्षराज ने अभिनय के कॉलर को एक झटके से छोड़ दिया और अपनी कार की तरफ घूम गया। उसको वापस आया देख कृति के चेहरे पर स्माइल थी। वो डर चुकी थी, पर वो अक्षराज को भी अच्छे से जानती थी। उसको अक्षराज पर खुद से ज़्यादा भरोसा था। अक्षराज अपनी कार में वापस आया और कृति के माथे पर किस करते हुए बोला, 2 मिनट के अंदर आया हूँ बीवी, अब खुश? ये सुनते ही कृति ने अपना सर हाँ में हिलाया और अगले ही पल अक्षराज ने अपनी कार की स्पीड तेज करते हुए अभिनय की कार के साइड से बिल्कुल तेज़ी से निकल लिया। वहीं अभिनय एकटक अभी भी सामने ही देखे जा रहा था। अक्षराज की बातों से ज़्यादा आज उसके दिल पर कृति का असर हो रहा था। अभिनय अपने हाथों की मुट्ठियों को कसते हुए कहा, गलत हो इस बार अक्षराज ठाकुर तुम। अगर वो आग है तो हमको जलना भी पसंद है, पर उससे दूर होना नहीं। हर बार
बार हमसे हमारी खुशियाँ छीन लेते हो तुम, लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि इस बार हम तुमसे तुम्हारी कीमती चीज़ छीन ही लेंगे अक्षरा ठाकुर। ये कहते हुए अभिनय गुस्से से अपनी कार में बैठा और चौधरी महल की तरफ बढ़ गया। ठाकुर हवेली में अक्षरा और धृति ठाकुर हवेली वापस आ चुके थे। अक्षरा दादी को आज के एनजीओ प्रोग्राम के बारे में बताने उनके कमरे में गया था। वहीं कृति यहाँ कमरे में अक्षराज का इंतजार कर रही थी। उसने अपने कपड़े नहीं बदले थे। वो अभी भी उस शख्स के बारे में सोच रही थी जिसने अक्षराज के ऊपर अपनी गन पॉइंट की थी। वो भले ही उसे देख नहीं पाई थी, पर उसे अंदर से बहुत अजीब सा डर लग रहा था। वो कमरे से निकलकर बालकनी की तरफ आ गई। उसने एक नज़र ऊपर आसमान में देखा, जहाँ काले बादल छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी भी पल बारिश हो जाएगी। बारिश की पहली बूंद को अपने शरीर पर महसूस कर कृति की आंखें अपने आप ही बंद हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने पिछली बारिश की यादें आ चुकी थी, जब उसने अक्षराज के होठों को पहली बार छुआ था। वो सोचकर एक बार फिर से कृति की पूरी बॉडी बारिश की पानी के अंदर से भी गर्म हो चुकी थी। उसे बारिश बहुत पसंद थी, मानो बारिश का और उसका पहले का कोई नाता हो, क्योंकि बारिश उसे खुशियों से भर देती थी। बचपन में भी तो वो बारिश देखकर हमेशा घर से बाहर चली जाती थी और भीगने लगती थी। इस वजह से उसे न जाने कितनी बार ही कोल्ड और फीवर भी हो गया था, लेकिन अफसोस उसे कोई देखने वाला नहीं था। तभी कमरे का गेट खुला और अक्षराज अंदर आया। वो और दीदी जब वापस कमरे में आ रहे थे, तभी उसे मालती जी मिल गई। मालती जी उससे आज के इवेंट के बारे में पूछने लगी। वो अभी बस उन सारी बातों को बताकर ही आ रहा था, पर उसकी आंखें हल्की लाल थी। उसे अभी भी अभिनय की आंखों में कृति के लिए कुछ दिखाई दे रहा था, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो सच हो। उसने एक गहरी सांस ली और कमरे को अंदर से लॉक किया और कृति को ढूंढने लगा। उसकी नज़र वॉशरूम के दरवाजे पर गई, जो कि खुला था। ये देख अक्षराज की आईब्रो आपस में जुड़ गई। वो अभी कुछ और सोच पाता कि उसे बालकनी से कुछ आवाज़ें आई। उसके कदम अपने आप बालकनी की तरफ बढ़ गए, पर जैसे ही उसकी नज़र बालकनी के हंसी नज़ारे पर गई, अक्षराज के कदम अपने आप रुक गए और वो अपनी सामने भीगी हुई कृति को एकटक देखने लगा। ब्लैक सैटिन साड़ी भीगी होने के कारण अब तक कृति की पूरी बॉडी से वो बिल्कुल चिपक चुकी थी। उसकी बॉडी कर्व्स, जिसे वो अभी तक भुला नहीं पाया था, वो अब अच्छे से हाईलाइट हो रही थी। ये देख अक्षराज को अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी नसें साफ साफ दिखाई देने लगी थी। वहीं धीती जो अपनी आंखें बंद किए और हाथ फैलाए बारिश की बूंदों को अपने अंदर भरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसे अपनी कमर पर किसी के मजबूत हाथ महसूस हुए और ये महसूस होते ही उसने अपनी आंखें खोली और सामने कोई और नहीं, अक्षराज खड़ा था। उसका अक्ष था, जिसके कपड़े भी गीले हो गए थे। उसके बाल फोरहेड से चिपक चुके थे और साथ ही उसकी ट्रांसपेरेंट शर्ट के भीगने की वजह से उसकी मस्कुलर वी शेप बॉडी भी शो हो रही थी। और ये महसूस करते ही कृति का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उसकी आंखें शर्म से झुक गई थी। अक्षराज, जो अब तक अपने सामने दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को देख रहा था, उसकी आंखों में एक सुरूर था। अक्षराज का ईमान एक बार फिर उसे धोखा दे रहा था। इस तरह धृति को बारिश में भीगता हुआ देखकर, अक्ष आप कब आए? कृति ने खुद को संभालते हुए पूछा। ये सुनते ही अक्षराज ने उसके गीले बालों को साइड करते हुए उसके कान के पीछे टक किया और धीरे से कहा, जब तुम हमको याद कर रही थी। अक्ष, आप भी ना। हम आपको याद नहीं कर रहे थे, हम बस बारिश एंजॉय कर रहे थे। कृति ने अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, क्योंकि वो झूठ बोल रही थी। अगर उसने सच बोल दिया तो जो अभी वो अक्षराज के बारे में सोच रही थी, तो पक्का आज उसको ट्रॉमाटाइज हो जाएगा। अच्छा, फिर ठीक है, हम जाकर फ्रेश हो जाते हैं। अक्षरा ने कृति को खुद की पकड़ से आज़ाद करते हुआ
पर अगले ही पल कृति ने उसके हाथों को पकड़ लिया और अपना चेहरा उसके सीने से लगाते हुए बोली, अक्ष मत जाइए ना, हम आपको ही याद कर रहे थे। ये सुनते ही अक्षराज का चेहरा खिल उठा। वो जानता था, पर फिर भी वो धृति के मुंह से सुनना उसके दिल को एक सुकून पहुंचाता था। अक्षराज धृति के बालों को एक तरफ करते हुए अपने हाथों को उसकी बैक पर ले गया और वहां सहलाते हुए बोला, तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला? वो हम ना बस। धृति अपने हाथों को अक्षराज के शर्ट के बटन के साथ उलझाते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, पर अक्षराज की इतनी करीबी उसे कुछ भी कहने नहीं दे रही थी। पर तभी अक्षराज ने कृति के कानों को बाइट करते हुए कहा, धृति बोलो तो तुम झूठ क्यों कहा हमसे? उसके ये करते ही कृति की पूरी बॉडी कांप गई और वो अक्षराज के सीने से और भी चिपक गई। अक्षराज जानता था कि वो क्या कर रहा है। वो खुद के इफेक्ट को कृति के ऊपर आराम से महसूस कर सकता था। अभी कृति कुछ कह पाती कि अक्षराज ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसकी जॉ लाइन पर लिक करते हुए बोला, बोलो धृति। नहीं प्लीज़। कृति के हाथ अक्षराज की शर्ट पर कस गए और वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, क्या नहीं कृति? अक्षराज ने एक बार फिर से कृति की एयर को बाइट करते हुए कहा, अक्ष प्लीज आप ना। ये कहती हुई कृति ने अपनी आंख बंद कर दी और एक गहरी सांस लेते हुए अगले ही पल अपने होठ अक्षराज के होठों पर रख दी। धृति पैशनेटली अक्षराज के होठों को किस किए जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अक्षराज के किए स्वीट शर का बदला वो ले रही है। उसके साथ अभी भी अक्षराज के शर्ट पर कसे हुए थे और वो अपने दोनों पैरों के फिंगर पर खड़े होकर अक्षराज के होठों के अंदर अपने होठ ले जाने की कोशिश कर रही है। अक्षराज के हाथ भी कृति की साड़ी से झांकते हुए कमर पर कसे हुए थे। साथ ही वो कृति को अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। उसके होठ कृति के हाथों को स्मूच करते हुए डीप किस कर रहे थे। अक्षराज ने अपने हाथों को कृति के बालों की तरफ ले जाते हुए उसको कानों को अपनी मुट्ठी में कस लिया, मगर धीरे से, जिससे कि धृति को चोट न पहुंचे। उसके ऐसा करते ही धृति के होठ अपने आप ही खुल गए और ये मौका देखते ही अक्षराज ने अपने टंग को धृति के अंदर डाल दिया। एक लंबी पैशनेटली किस के बाद दोनों ही एक दूसरे के इतने करीब खड़े थे कि उनके बीच हवा जाने तक की जगह नहीं थी। कृति अभी अपने सांसों को संभाल ही रही थी कि अक्षराज ने एक झटके से उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसके ऐसा करते ही कृति ने जल्दी से अक्षराज की गर्दन में अपनी बाहें डाल दी और अपना सर उसके सीने से लगा लिया। अक्षराज ने कृति को कमरे में लाकर खड़ा किया और खुद जाकर काउच पर बैठ गया। ये देखते ही कृति उसे एकटक देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि अक्षराज को अचानक से क्या हुआ, पर अगले ही पल ये सवाल भी उसके जहन से चला गया, क्योंकि अक्षराज ने कृति के हाथों को पकड़ लिया और उसे खींचकर एक झटके में अपनी गोद में बिठा लिया। कृति एक झटके के साथ अक्षराज की गोद में आ चुकी थी। उसने अक्षराज को देखा, जिसकी आंखों में उसके लिए मदहोशी दिख रही थी। तभी उसने अपनी कमर पर अक्षराज के हाथ महसूस हुए और अगले ही पल अक्षराज ने उसे अपने सीने से लगा लिया था। धृति, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अक्षराज ने धृति की गर्दन पर अपनी गहरी सांसें छोड़ते हुए कहा। यही तो सुनना वो अक्षराज से चाहती थी। उसे अक्षराज का प्यार चाहिए था। वो अब और अक्षराज को महसूस किए बिना वो भी नहीं रह सकती थी। उसे पता था कल उसके फर्स्ट टाइम को लेकर अक्षराज ने उसके साथ ज़्यादा कुछ नहीं किया था, पर वो आज अक्षराज को फिर से चाहती थी और ये भी चाहती थी कि अक्षराज खुद को उसकी बाहों में बेफिक्र छोड़ दे, खुद को ना कंट्रोल करे, खुद की ना सुने और उसे बेसी हिसाब प्यार करे। वही अक्षराज कल की फर्स्ट टाइम के बाद अक्षराज इतनी जल्दी धृति के पास नहीं आना चाहता था, पर आज उसे इस हालत में देख वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसने जब से धृति को ब्लैक साड़ी में देखा है, तब से वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब और नहीं। धृति की बारिश में भीगता देख उसके कंट्रोल ने उसका हाथ पूरी तरह से छोड़ दिया। धृति के हाथ सुनते ही अक्षराज ने उसकी गर्दन को धीरे धीरे शक करने लगा और उसे धीरे धीरे बाइट भी करने लगा। उसके ऐसा करते ही धृति की किस सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंजने लगी। ये सुनते ही अक्षराज ने उसे
बिल्कुल अपनी तरफ घुमा लिया, उसके पैरों को अपने दोनों तरफ रखते हुए उसकी गर्दन पर वेट किसेस करने लगा। दैत्य के हाथ अक्षराज के बालों में घूम रहे थे और वह गहरी गहरी सांसें लेते हुए अक्षराज के पीछे से उसके बालों को सहलाए जा रही थी। उसकी नज़रों के सामने उसके नाम का मंगलसूत्र था। ये देखते ही अक्षराज ने अपना चेहरा उस तरफ ले जाने लगा। वही कृति जो इन एहसासों में अभी खोई हुई थी, जैसे ही उसने अक्षराज की सांसें अपने प्रवेश पर महसूस की, उसकी सांसें अब भारी हो गई और उसकी पूरी बॉडी गूज़बम्प से भर गई। तभी अक्षराज ने अपने होठों को प्रवेश के बीच में रखा और वहाँ वेट किसेस करने लगा। अक्षराज का एक हाथ उसके बॉसम पर था और दूसरे हाथ से वो कृति की कमर को सहलाए जा रहा था। कृति की आंखें अब मदहोशी से बंद हो रही थी अक्षराज के इस स्वीट टॉर्चर की वजह से कि तभी अक्षराज ने धीमे धीमे वहाँ बाइट करने की कोशिश की। ये फील करते ही कृति के हाथ अक्षराज के बालों में कस गए और उसकी आंखों के कोनों में आंसू भर गए। अक्षराज प्लीज़ आई नीड यू। धरती की पूरी बॉडी अक्षराज को अंदर तक महसूस करने के लिए अब तड़प रही थी। ये सुनते ही अक्षराज ने धरती को वैसे ही अपने बाहों में उठाया और बिस्तर की तरफ ले जाने लगा। उसने आराम से धरती को बिस्तर पर सुलाया और एकटक उसकी आंखों में देखने लगा। अक्षराज को अपनी पूरी बॉडी में एक खून दौड़ता हुआ सा महसूस हो रहा था। कृति को वो पूरी रात अपनी बाहों में रखते हुए प्यार करने का ये सोचकर घर से ही उसकी पूरी बॉडी हिट हो चुकी थी। अक्षराज ने अपने हाथ रिद्धि की कमर पर कस दिए और कहा, रिद्धि एक बार और सोच लो, क्योंकि शायद अब हम तुम्हारे कहने से भी ना रुके। सोच लिया अक्ष, आज हमें बस आपका प्यार नहीं बेशुमार प्यार चाहिए। कृति ने अपने हाथों को अक्षराज की पीठ पर कसते हुए कहा। यह सुनते ही अक्षराज की आंखें डार्क हो गई और उसके हाथ कृति के शरीर पर चलने लगे। उसने अपने होंठ कृति के होठों के साथ जोड़ दिए और उसे डीपली स्मूथ करने लगा। वहीं उसका हाथ कृति की कमर पर अपने हाथ घूम रहा था। उसकी पूरी बॉडी हीट से भर चुकी थी। उसने अक्षराज के बालों में अपने हाथ फंसा लिए और वो भी उसे किस बैक करने लगी। अक्षराज ने किस तोड़ते हुए किसी की कृति की बॉसम की तरफ बढ़ गया और अपना मुंह उसकी बॉसम पर रखा, वहाँ किस करने लगा और वो उसके साथ शक और बाइट करने लगा, जिसे महसूस करते ही कृति की सिसकियाँ कमरे में गूंजने लगी। अक्ष कृति से जैसे दूर हुआ। कृति की नज़र अक्षराज की नज़रों से जा टकराई और फिर अपनी नज़र झुका ली। ये देखते ही अक्षराज ने कृति की चीन पकड़ उसके चेहरे को ऊपर किया और कहा, बी रेडी टू सी माई एंडलेस डिज़ायर लव फॉर यू बेबी। ये कहते ही अक्षराज एक झटके में कृति के आगोश में समा गया। कृति की तेज आवाज़ कमरे में गूंज गई। अक्षराज ने एक नज़र धृति को देखा और धीरे धीरे मूव होने लगा। वो खुद को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर कृति की हर एक सिसकियाँ उसका ये कंट्रोल तोड़ने के लिए काफ़ी थी। अगले ही पल अक्षराज धीरे धीरे अपने सारे कंट्रोल खोते हुए कृति में डूबता ही जा रहा था। कृति की सिसकियाँ और अक्षराज के मोयन कमरे में गूंज रहे थे और ये बता रहे थे कि अक्षराज ने अपना बेशुमार प्यार आज मुझ पर लुटाया था। 1 घंटे एक्सट्रीम डिसेशन के बाद अक्षराज उसके ऊपर आया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। अक्षराज को अपनी बाहों में देख कृति को अंदर से अच्छा लग रहा था। आज सच में उसे अक्षराज ने बेशुमार प्यार मिला था। ये सोचते हुए उसने वैसे ही अक्षराज के बालों को अपने हाथों से सहलाना शुरू कर दिया। अक्षराज के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई और उसने कृति के चेहरे को सहलाते हुए कहा, अभी सच में हम दोनों को सो ही जाना चाहिए। अक्षराज की बात सुन कृति ने आगे कुछ नहीं कहा। आखिर थक तो वो भी गई थी। उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। अक्षराज ने एक नज़र बेड को देखा, फिर धृति को अपनी बाहों में उठा लिया और कहा, लेकिन एक हॉट शावर लेने के बाद अक्षराज ने धृति को शावर के नीचे खड़ा किया और अपने ही पर शावर को ऑन कर दिया। कृति की बॉडी बिल्कुल भी उसका साथ नहीं दे रही थी। उसके हाथ अक्षराज के बाइसेप पर कसे हुए थे
और वो अपनी आंखें बंद किए हॉट वाटर का एंजॉय कर रही थी। ये देखते ही अक्षरा ने कृति की कमर को अच्छे से होल्ड किया और उसे अपनी बाहों में कसते हुए उसके ईयरबड के पास आ गया। उसने धीरे से वहाँ शक करते हुए कहा, सॉरी रीति। ये सुनते ही रीति की आंखें अपने आप खुल गई। उसका चेहरा लाल हो गया। खुद को और अक्षराज को इतने करीब और इस हालत में देखकर उसने धीरे से कहा, हम ठीक है, आपको बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं। अक्षराज ने आगे कुछ नहीं कहा। वो वैसे ही रीति को अपनी बाहों में लिए कुछ पल सुकून से खड़ा रहा। फिर वो अक्षराज की रीति जो अभी अक्षराज की बाहों में थी, वहीं अक्षराज ने भी अपनी कमर पर एक वाइट टॉवल रैप किया हुआ था। उसने रीति को काउच पर आराम से बिठाया और जल्दी से बेडशीट को चेंज किया। इधर रीति अक्षराज को एक टक देखे जा रही थी। उसकी बॉडी जिसके ऊपर अभी कुछ पानी की बूंदें लगी थी, ये देख रीति को अपने गाल लाल हो चुके थे। आखिर हैंडसम तो वो था उसका पति। अभी वो उसे घूर ही रही थी कि पता नहीं कब अक्षराज उसके सामने आ चुका था। वहीं अक्षराज ने जैसे ही प्रीति को खुद को देखता पाया तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो धृति के पास जाते हुए बोला, हम ऊपर से नीचे तक सिर्फ तुम्हारे हैं कृति, सिर्फ तुम्हारे। आराम से देख लेना, पर पहले कपड़े बदल लो वरना ये ठंड लग जाएगी। अक्षराज की ये बात सुनते ही कृति ने जल्दी से अपना चेहरा झुका लिया और इधर उधर देखने लगी। अक्षराज की टीचिंग स्माइल महसूस कर वो एक पल यहाँ और नहीं रह सकती थी और जल्दी से क्लोसेट की तरफ जाने मुड़ी, पर वो अभी जा पाती कि अक्षराज ने उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? वो कपड़े चेंज। रीति ने अपनी आंखें नीचे करते हुए कहा, रुको हम देते हैं। अक्षराज क्लोसेट की तरफ बढ़ते हुए बोला, पर आप कैसे? कृति ने जल्दी से कहा, जैसे हमने उतारे हैं वैसे ही हम पहना भी देंगे। अक्षराज ने एक छोटी सी स्माइल के साथ कहा और क्लोसेट से भर गया। उसकी ये बात सुन कृति की पूरी बॉडी गूज़बम्प से भर गई। कुछ ही पलों में अक्षराज वापस से उसके सामने खड़ा था और उसके हाथ में एक सिंपल सी ब्लैक शर्ट थी। अक्षराज ने अपने हाथ कृति की टॉवल की तरफ बढ़ाते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, हम? कृति ने भी अपना सर हाँ में हिलाया और अपनी आंखें नीचे कर ली। ये देखते ही अक्षराज के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने जल्दी से कृति की बॉडी से उस टॉवल को हटाया और उसे वो ब्लैक शर्ट पहना दी। अक्षराज के हाथ कृति की बॉडी को धीरे धीरे टच कर रहे थे और वो हर एक टच के साथ पिघलती ही जा रही थी। अक्षराज ने जल्दी से सारे बटन्स को बंद किया और कृति को अपनी बाहों में उठाते हुए बिस्तर की तरफ ले आया। उसने आराम से कृति को बेड पर सुलाया और साइड में आते हुए उसे अपने पास खींच लिया। अक्षराज ने अभी बस एक लोअर पहना हुआ था, उसकी अपर बॉडी पर कुछ नहीं था। जैसे ही उसने कृति को अपने पास खींचा, कृति के हाथ अक्षराज के सीने पर आ गए और वो एकटक उसे देखने लगी। अक्षराज ने कृति के फोरहेड पर एक किस किया। उसकी ब्राउन आइज में देखते हुए प्यार से कहा, अगर सामने तुम हो तो हर बार झुकना पसंद करेंगे कृति? इतना कह उसने धीरे से कृति के होठों पर किस किया। कहा, अब सो जाओ, हमने वैसे भी तुम्हें बहुत ज़्यादा थका दिया है। ये सुनते ही कृति के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने अपना सर अक्षराज के सीने पर रख दिया और अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गई और वो गहरी नींद में सो गई। अक्षराज ने भी कृति को अपनी बाहों में जकड़ लिया और एकटक सीलिंग को देखने लगा। उसकी आंखों के सामने अभिनय का पूरा चेहरा घूम गया। अभिनय का धृति को एकटक देखना अक्षराज की आंखों में चुभ रहा था। उसने कृति के मासूम चेहरे को देखा, फिर उसे देखते हुए कहा, जब तक हम हैं तुमको कोई छू भी क्या देख भी नहीं सकता कृति। वो अपनी आखिरी सांस तक कृति को प्रोटेक्ट करेगा। चौधरी महल में एक अंधेरे कमरे के बीचों बीच रखे कुर्सी पर एक शख्स बैठा हुआ था। उसकी आंखें सामने बालकनी से आ रही छोटी छोटी बारिश की बूंदों पर टिकी हुई थी। वो करीब पिछले 4 घंटे से बाहर हो रही बारिश को ही देखे जा रहा था। तभी उस कमरे का गेट एक धड़ की आवाज़ के साथ खुला और बेगम साहिबा अंदर आई और अगले ही पल वो कमरे का लाइट जला उठी, क्योंकि बेगम साहिबा ने लाइट्स ऑन कर दी। बेगम साहिबा ने अपने नज़र कुर्सी पर बैठे शख्स की तरफ घुमाई और उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, धृति से तुम्हारा क्या संबंध है?
बेगम साहिबा का सवाल सुन अभिनय की आंखों के सामने कृति का चेहरा घूम गया, लेकिन उसकी पलक एक पल के लिए नहीं झपकी थी। वो एकटक सामने हो रही बारिश को ही देख रहा था और अगर ये कहे कि वो बारिश की बूंदों को देख अपने दिल में जल रही आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था, तो क्या गलत नहीं होगा। हम कछु पूछे हैं, बहरे हो गए हो क्या तुम? बेगम साहिबा की आवाज़ में फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रहा था। कुछ नहीं, ये 3 शब्द उस कमरे में गूंज रहे हैं। कुछ नहीं तो काहे यहाँ अकेले बैठे हो? रात से सुबह हो गई, तुमको क्या लगता है पता नहीं चला? हमको आए हो 12 बजे रात के और अब सुबह के 4:30 बज गए हैं। एक कमरे में बैठे हो तब से क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? बेगम साहिबा अभिनय के सामने आती हुई बोली। अभिनय ने अपनी नज़र बालकनी से हटा बेगम साहिबा को देखा। उसे पता नहीं चला कि सुबह हो गई। वो इतना अपने ख्यालों में खोया था कि उसका एहसास ही नहीं हुआ कि कब इतने घंटे बीत गए। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, जब बोले कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, जाइए यहाँ से, हमको काम है। एक लड़की के पीछे बौराने का समय नहीं है बबुआ, बेगूसराय की गद्दी हाथ में लेने का समय में है। एक बार बेगूसराय हाथ में आ जाए, उसके बाद जो करना होगा करना, उसके पीछे बौराना होगा बौराना। चाहे तो क्या नाम है उसका, हाँ, धृति को ही रख लेना अपने पास, अगर इतनी ही पसंद आ गई है तुमको तो। ये कहते हुए बेगम साहिबा ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाली। वो सब कुछ सह सकती थी, लेकिन बेगूसराय के इतने पास आकर वो अब सब कुछ खोना नहीं चाहती थी। वो अभिनय की एक गलती का असर अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहती थी। वहीं उसकी ये बात सुनते ही अभिनय की माथे की नसें दिखने लगी। उसके हाथ कुर्सी के आर्मरेस्ट पर कस गए और वो अपनी लाल आंखों से बेगम साहिबा को घूरने लगा। अगली बार कृति को इन चीज़ों के बीच लाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। वो कोई चीज़ नहीं है जिसको हम अपने पास रख लेंगे, समझी आप? माँ है हमारी और चौधरी महल की बेगम है आप, इसलिए चुप हैं हम, वरना आप भी जानते हैं कि हम क्या है और क्या कर सकते हैं हम। अभिनय की तेज आवाज़ कमरे में गूंज गई। उसके हर शब्द में गुस्सा था जो बेगम साहिबा साफ महसूस कर रही थी, और ये महसूस करते ही उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो अभिनय के पास आई और उसके कंधे को पकड़ते हुए बोली, एक लड़की के लिए इतना कुछ बोल गए हमसे और कहते हो कि कुछ नहीं है? अरे साफ साफ दिखाई दे रहा है हमको, बस बौरा नहीं, पागल भी हो गए हो, दीवाने बन गए हो उसके। इतना कहकर बेगम साहिबा ने एक नज़र अभिनय के चेहरे को देखा, जो अभी भी बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने ही देख रहा था, मानो उसे अब इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। और पड़ेगा भी क्यों? आखिर उसे ये बात पता थी, अच्छे से पता थी कृति के लिए उसके दिल में क्या जगह है। वो भी आज से नहीं बल्कि पिछले 2 सालों से। बेगम साहिबा ने गुस्से भरी नज़रों से अभिनय की तरफ देखा और कमरे से निकल गई। वहीं उसके जाते ही अभिनय वापस से कुर्सी पर आराम से बैठ गया और अपनी आंखें बंद करते हुए अपने सर को पीछे हेडरेस्ट से लगा दिया। ये करते ही उसकी आंखों के सामने कृति का चेहरा, जो उसने 2 साल पहले देखा था, वो घूम गया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अभिनय अपना सर ना में हिलाते हुए खुद से बोला, एक हो तो बताए ना, जिंदगी है हमारी वो, उसके बिना कुछ भी नहीं है हम। ठाकुर हवेली में अक्ष हमको आता है पहनना, आप बाहर जाइए, हम कर लेंगे ना। दीदी ने अपने सामने देखते हुए अक्ष से कहा। अक्षराज, जो अपने घुटनों पर बैठकर दीदी को साड़ी पहनाने की कोशिश कर रहा था, उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन की लेयर बन चुकी थी, पर फिर भी वो अपनी कोशिश जारी रखते हुए बोला, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, हमको आना चाहिए कृति। अक्ष, आप क्या करेंगे इसका? ये हम पहनते हैं ना, तो आपको क्या ज़रूरत है इसको सीखने की? कृति ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अक्षरा साड़ी पहनना सीखकर क्या ही करेगा। तुमसे जुड़ी हर चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कृति, और हम वो सब सीखेंगे। अक्षराज ने ये कहते हुए कृति की साड़ी की प्लेट को अच्छे से सेट कर दिया था। ये कहते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ चुकी थी। वो वापस
खड़े होते ही बोला, ये अब हो गया, अब हमको ऊपर की प्लेट्स बनाने दो। वहीं अक्षराज की ये बात सुन कृति के भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ चुकी थी। उसे कभी नहीं लगा था कि वो कभी किसी के लिए इतना ज़रूरी हो सकती है, पर अक्षराज ने उसे हर एक वजह दी थी ज़रूरी होने की। इतना कहकर वो अभी जैसे ही कृति की साड़ी की तरफ बढ़ा, उसके कमरे का डोर पर नॉक की आवाज़ आई। बड़े ठाकुर, मालिक साहब आपको बुला रहे हैं। एक नौकरानी की आवाज़ सुन अक्षराज और धृति दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। उनको कहो हम आ रहे हैं, अक्षराज ने बिना दरवाज़ा खोले ही कहा और फिर धृति की साड़ी की तरफ बढ़ गया। पर तभी धृति ने जल्दी से कहा, अक्ष आप जाइए, हम आगे कर लेंगे। सुबह से आप हमारे साथ हैं, सब क्या ही सोच रहे होंगे हमारे बारे में। ये सुनते ही अक्षराज की आईब्रो आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, क्या सोच रहे होंगे का क्या मतलब? हम अपनी बीवी के साथ है, किसी और की बीवी के साथ नहीं। अक्षराज की ये बात सुन कृति की आंखें बड़ी हो गई और उसने धीरे से अक्षराज के सीने पर मारते हुए कहा, अक्ष हम मजाक नहीं कर रहे हैं, आप जाइए नीचे, उनको कुछ काम होगा आपसे। अक्षराज ने एक नज़र फिर से धृति को देखा और फिर उसकी साड़ी को, मानो वो बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा था और अब वो जब तक उसे पूरा नहीं करेगा तब तक वो वहाँ से नहीं जाएगा। धृति ने जल्दी से अक्षराज की आंखों में देखा और कहा, हम आपको बाद में साड़ी सीखने के लिए दे देंगे, अभी प्लीज़ जाइए। ये सुनते ही अक्षराज के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने धृति के माथे को चूमते हुए कहा, जल्दी आना, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कृति ने अपना सर हाँ में हिलाया। ये देखते ही अक्षराज कमरे से निकल गया। कृति ने एक गहरी सांस ली और जल्दी से साड़ी को टक करने लगी। कल सबसे मिल लिए तुम? सुना था कुछ इन्वेस्टर आए थे। बलराज ठाकुर अक्षराज की तरफ देखते हुए बोले। अक्षराज ने बस एक छोटा सा जवाब दिया। तो क्या सोचा है, माँ के बाद कौन देखेगा एनजीओ का काम? बलराज ठाकुर ने अक्षराज को देखते हुए कहा, जिसका ध्यान वहाँ बिल्कुल नहीं था, मानो वो बलराज ठाकुर की किसी भी बात में इंटरेस्टेड ही न हो। ऐसा ही पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। अब तो अक्षराज के छोटे जवाब की आदत हो चुकी थी सभी को। वहाँ मरे नहीं हैं हम, अभी ऐसे बोल रहे हो, अपने मन से काम सौंपना चाहते हैं एनजीओ का हम? मालती जी अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, माँ हम भी वही बोल रहे हैं। बलराज ठाकुर ने अपना सर हिलाते हुए कहा, वाह। अक्षराज ने एक नज़र धृति को देखा जो मालती जी के प्लेट में नाश्ता परोस रही थी और कहना चालू किया, एनजीओ से ठाकुर खानदान का नाम जुड़ा है और ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये सब जानते हैं, इसलिए एनजीओ का काम किसी बाहर वाले को देने से अच्छा है ये हवेली में ही किसी को दे दिया जाए। हाँ ये बात तो है, पर हवेली में से कौन करेगा? माँ अब इतना कुछ नहीं देख सकती और तुमको भी फैक्ट्री और मीटिंग का काम रहता है। बलराज ठाकुर ने मालती जी की तरफ देखते हुए कहा। ये सुनते ही मालती जी फिर से अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, हमको तुम हल्के में मत लो, हम सब काम कर सकते हैं, बस हमारा फेवरेट सीरियल छूट जाता है इसलिए हम ये काम छोड़ रहे हैं। ये सुनते ही कृति के चेहरे पर हंसी आ गई। वहीं बलराज ठाकुर फिर से अपना सर नामे हिला दिए। अक्षराज की नज़र कृति के मुस्कुराते चेहरे को देखा, फिर कहा, एनजीओ का सारा काम कृति करेगी। कृति की आंखें अब शौक से बड़ी हो गई। वो एकटक अक्षराज को देखने लगी। वहीं बलराज ठाकुर जोर जोर से खांसने लगे, मानो अक्षराज ने कितनी बड़ी बात कह दी हो। सीमा जी ने जल्दी से आकर बलराज ठाकुर को पानी दिया और उनकी पीठ सहलाने लगी। अक्षराज अभी भी बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना नाश्ता कर रहा था। ऐसा लग रहा था उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। कृति अभी अक्षराज को तो कभी बलराज ठाकुर को देख रही थी। वो जब से ठाकुर हवेली आई थी तब से वो अक्षराज और बलराज ठाकुर के बीच में एक अनकही चुप्पी सी देख सकती थी। उसने पहले तो कभी नहीं पूछा था ये, पर आज वो इस बारे में ज़रूर अक्षराज से बात करेगी। बलराज ठाकुर जैसे ही शांत हुए उन्होंने एक नज़र अक्षराज को देखा, कहा, ये बहुत बड़ा काम है, ये काम किसी काबिल और होनहार के हाथ में जाना चाहिए। क्या पता ये काम ना समझ पाए। पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत होती है वहाँ, रसोई के घर का काम नहीं है, वो एनजीओ का काम है। बलराज ठाकुर बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन वो उसी दिन देख चुके थे कि अक्षराज धृति के लिए क्या कर सकता है, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा नहीं बोला।
वहीं अक्षरा ने जैसे ही ये सुना उसके हाथों की मुट्ठी कस गई और उसने बलराज ठाकुर की तरफ देखते हुए कहा, हमारी बीवी काबिल और होनहार दोनों है, और जहाँ तक रही बात पढ़ाई की तो ये हम सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। वहीं ऊपर से ये 3 सालों तक पहले ही उसने एक एनजीओ में काम किया है। उम्मीद है आप हमारी बात अच्छे से समझ गए होंगे कि ये पोजीशन हम ऋतिक को इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो हमारी बीवी है, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो काबिल है। अक्षराज की ये बात सुन सब समझ चुके थे कि वो इस बारे में नहीं बता रहा बल्कि वो अपना फैसला सुना रहा है, जिसको ना मान के गलती कर बलराज ठाकुर ऑफर तो बिल्कुल नहीं कर सकता था। ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे, पर हर काम में कोई गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कहते हुए बलराज ठाकुर गुस्से से उठकर चले गए। मालती जी उनको जाता देख बोली, जाने दो उको, हम तो बहुत खुश हैं कि बहुरिया अब हमारा काम संभालेगी। इधर आओ कृति। मालती जी ने अपनी बात पूरी करते हुए कृति को अपने पास बुलाया। कृति जल्दी से मालती जी के पास आई। हमको तुम पर पूरा विश्वास है कि ये काम तुम अच्छे से करोगी। आखिर हमारे पोते की पसंद पर हमको कोई शक नहीं है। दादी ने कृति के सर पर हाथ फेरते हुए खुशी से कहा। ये सुनते ही कृति के गाल लाल हो गए। वो अपनी साइड आइज से अक्षराज की तरफ देखने लगी। तभी सीमा जी कृति के पास आई और बोली, अच्छे से काम करना, हमको भी तुम पर पूरा यकीन है। ये सुनते ही अक्षराज ने अपना नाश्ता ख़त्म किया और कमरे की तरफ बढ़ गया। कृति और सीमा जी ने उसकी तरफ देखा, फिर एक दूसरे को देखने लगी। कृति सीमा जी की आंखों में दर्द देख सकती थी, तब भी अक्षराज उसको ऐसे इग्नोर करता था तो दर्द सीमा जी की आंखों में दिखता था। कृति ने सोच लिया था कि वो इस बारे में अक्षराज से ज़रूर बात करेगी। तभी सीमा जी ने कहा, जाओ, शायद उसे कुछ काम होगा। देख लो बेटा, कहीं कुछ चाहिए तो नहीं ना अक्षराज को। कृति ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और जल्दी से अक्षराज के पीछे कमरे में चली गई। कृति ने कमरे में जाकर देखा तो अक्षराज कहीं नहीं था। ये अब कहाँ चले गए इतनी जल्दी, वो भी खुद से कह रही थी कि तभी उसके सामने से एक नौकरानी जाते हुए दिखी। उसने जल्दी से नौकरानी को बुलाया और पूछा, आपने अक्ष को कहीं देखा है क्या? नौकरानी ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, जी ठाकुराइन, वो बड़े ठाकुर ऊपर टेरिस की तरफ गए हैं। शुक्रिया, कृति ने एक छोटी सी स्माइल करते हुए बोली और जल्दी से टेरिस की तरफ बढ़ गए। कृति ने जैसे ही टेरिस पर अपने कदम रखे, उसकी नज़र सामने खड़े अक्षराज पर गई, जो कि चुपचाप सामने की ओर देख रहा था। ये देखते ही कृति की आंखों में चमक आ गई और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वो जैसे ही अक्षराज के पास आई, उसने अपने हाथ बढ़ाए और एक झटके से उसको बैक हग कर लिया। उसको ऐसा करते ही अक्षराज ने एक गहरी सांस ली और उसकी कलाई को पकड़ते हुए उसे अपने सामने खींच लिया। तुम्हारी सांसों तक को हम पहचान सकते हैं कृति। ये कहते हुए अक्षरा ने कृति के गले में अपना चेहरा छुपा लिया, मानो वो उसकी माइल्ड चॉकलेट फ्रेग्रेंस को स्मेल करते हुए खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। कृति ने भी अपने हाथ अक्षराज की पीठ पर कस दिया, कहा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच अक्ष। हम बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं आज आपने हमको एनजीओ का काम सौंपा। देखिएगा, हम आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। कृति की आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। वो कितनी खुश थी अक्षराज वो अच्छे से देख सकता था। वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था, कुछ भी, मतलब कुछ भी। उसने अपने चेहरे को कृति के गले से निकालते हुए से देखा, कहा, हमको खुद से ज़्यादा तुम पर विश्वास है कृति, और थैंक यू कहने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि जो तुमने हमको दिया है ना, उसके सामने ये कुछ भी नहीं। ये कहते हुए अक्षराज ने कृति को अपनी बाहों में भर लिया। कृति ने धीरे से कहा, लेकिन हमारा मन है आपको थैंक यू कहने का अक्ष। अगर तुमको थैंक यू कहना ही है तो तुम रात में हमको अच्छे से कह सकती हो थैंक यू, हम मना नहीं करेंगे कृति। ये कहते हुए अक्षरा ने कृति के कंधे पर किस कर दिया। उसकी यह बात सुनते ही कृति तुरंत समझ गई कि अक्षरा किस तरफ इशारा कर रहा है। उसके दोनों गाल लाल हो गए। उसे अभी कल रात वाली बात याद थी कि हम कभी पीछे से अभी वो ये सोच ही रही थी कि अक्ष का हाथ उसके दिल
के हाथों में आ चुका था, पर वो एक्साइटेड भी थी ये सब के लिए। वो अक्षराज को वो हर खुशी देना चाहती थी जो वो दे सकती है। अभी वो ये सोच ही रही थी कि उसे ख्याल आता है और वो जल्दी से अक्षराज से बोली, अक्ष आपको कैसे पता कि हमने एक NGO में पहले भी काम किया है और हमारी पढ़ाई के बारे में। तो दोस्तों ये कहानी अब मैं यहीं रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी, तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है।